हेलो लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। आप सबको चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि क्या हुआ था स्टोरी में। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देख के चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बकवास की बातें बाद में और पॉइंट पे आता है। स्टोरी स्टार्ट होती है। आराध्या सॉरी आधारिका और राधा उसके घर पे होते हैं, जो डिनर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यश यहाँ पे जेल जा चुका होता है और मानसी के फादर सबसे माफ़ी मांग के अपने ऑफिस से जा चुके होते हैं। मोहिनी जी और राघवेंद्र जी भी अपने अपने घर आ चुके होते हैं। साइड में जैसे स्टेशन से देव साइड होता है तो वो फ़ोन करता है आधारिका को। आधारिका को वो फ़ोन करता है जिस फ़ोन से उसने कांटेक्ट किया होता है। तो उसका भाई भागते हुए आता है, कहता है कि दीदी ये आपसे कोई बात करना चाहता है। तो ये ओके दो। वो फ़ोन लेती है। फ़ोन लेने के बाद कहती कि हेलो। तो कहते कि आधारिका मैं देव बोल रहा हूँ। तो कहते कि हाँ देव बोलो। तो तुम्हारा मैटर सॉर्ट हो गया है। यश जेल जा चुका है। मानसी के फादर ने उसको जेल भिजवा दिया है। तो कहती है कि क्या सच में। तो कहती है हाँ तुम्हारा जो प्रॉब्लम था अभी के लिए तो सॉर्ट हो चुका है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने घर वालों से थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बना के रखना। कुछ दिन की बात है, जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती। तो कहती कि हाँ ठीक है। पर थोड़ी ही देर में स्टेशन के बाहर आके एक गाड़ी रुकती है। आधारिका को कहते कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। गाड़ी रुकती है, उसमें से एक लेडी बाहर आती है। आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक पर्स और साड़ी को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ी हुई होती है उसके कॉर्नर को। और बाहर आती है गाड़ी से। उसके आगे पीछे 4 बॉडीगार्ड्स चल रहे होते हैं। देखने से वो ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल व्यक्ति है, कोई बड़ी हस्ती है। बस थोड़ी देर के लिए उसको एकटक देखता है और कहता है कि शायद ये लगता है कि कोई बड़ी साहसी या पॉलिटिक्स से हाथ वाली लगती है। हवलदार देव और बात कर रहे होते हैं। हवलदार कहते हैं कि अरे जिसको हमने पकड़ा है ना वो उसकी बहन है और यहाँ की पता है अपोजिट दल की पार्टी नेता है ये। कहते कि व्हाट। तब उसको समझ में आता है कि क्या माजरा था। अभी उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि जिस लड़की के साथ वो रात बिताया होता है, ये दोनों उसके फादर और ये दोनों कट्टर दुश्मन होते हैं। अब वो अंदर जाती है। तब तक कहते हैं ना कि भले ही सफ़ेद खाकी वाले कुछ करें ना करें, रोबाब बहुत दिखाते हैं। तो वो बैठती है चेयर पे और कहती कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पकड़ के यहाँ पे लाने की। जल्दी से जल्दी रिहा करो। तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि मैम हम ऐसे यश को यश सर को रिहा नहीं कर सकते। जैसे वो घूरती है, जब वो यश बोलने वाला होता है उसके पीछे वो सर लगा देता है डर के मारे। और मानसी के फादर ने काफ़ी गहरा क्लेम इन पे किया है। कहती हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप किसको ना कह रहे हैं।
इंस्पेक्टर कहता है कि मैम हम अच्छे से जानते हैं हम किसको मना कर रहे हैं, बल्कि आप नहीं समझ रही हैं कि शायद मैंने इस तरह से छोड़ा तो लोग और ऊपर का प्रेशर मुझे जीने नहीं देगा। तो कहते कि ठीक है, एक और प्रेशर झेलो फिर ऊपर की तरह। फ़ोन उसका बजता है और फ़ोन उठा के कहता है कि हेलो। तो हेलो जैसे बोला तो उधर से उधर से बड़े गुस्से में एक आवाज़ आती है। कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम यश को पकड़ के जेल लाने की, और तुमने एक बार जेल लाने से पहले पूछा क्यों नहीं, उसको अरेस्ट करने से पहले। तो कहती सर पर आपने ही तो, कहती मैंने कहा था तो तुम ये भी तो सोचो कि वो किसी का भाई है और किसका भाई है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है? थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। वो सुधा सिंह का भाई है। अगर हम लोगों ने इसको ज़्यादा देर तक स्टेशन में रखा ना तो तुम्हें पता नहीं है वो औरत कितनी खतरनाक है। छोड़ो उसको जल्दी। पर सर इस पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो कहते हैं कि फिर भी छोड़ दो, उनसे लिखित में ले लो और उसको छोड़ दो। कहते हैं कि ठीक है सर। वो लिखित में ले लेता है और कहता है कि मैम हम छोड़ दे रहे हैं। अपने कोट को ऐसे झाड़ते हुए यश बाहर आता है। कहते कि धन्यवाद दीदी। तो कहती है उसकी बहन कि तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है छोटे, तुम जो भी करो बस मुझे बता दिया करो कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते तुम्हारे लिए। तो कहता है कि दीदी हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा पोल पट्टी इतनी आसानी से खोल के हमारे ससुर के सामने आ जाएगा। हमें तो यही लगा था कि हम कभी उनके सामने एक बतिये नहीं आने देंगे। वो उसका लिंगो ना अलग हो जाता है उससे बहन से बात करने में। उसकी बहन कहती है कि ठीक है तुमने जो भी किया, अभी हम जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे वो कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यश को समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंस चुका होता है। अब मानसी जिंदा तो है या नहीं वो सिर्फ यश को पता होता है, और वो राधा को मानसी बना के क्यों रख रहा है ये सिर्फ उसको पता होता है। अभी ये सच सामने आना बाकी है। अभी तो वो घोटाले में अंदर गया होता है। यश बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। इस तरह से उसके पावर को देख के देव को बहुत हैरानी होती है जैसे वो स्टेशन से बाहर आया होता है। और फिर दोबारा फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के कहता है कि राधा और तुम अभी वहाँ से निकलना नहीं, तुम्हें और भी कुछ दिन छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तुरंत ही बाहर आ गया यश। मुझे लगा था कि इस पे चार्जशीट फाइल हो गई है तो अब इसको सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर इसकी बहन ने आके इसको छुड़ा लिया है। कहते कि व्हाट? कहता है हाँ, और वो छुड़ा के गई है और इंस्पेक्टर सर को बस छोड़ना ही पड़ा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहते कि तुम्हारे पुलिस वाले हमेशा घूसखोरी पे क्यों उतरते रहते हैं। तो कहते कि कहता है देव कि वो हेलो मैडम, मैं कोई घूसखोरी नहीं करता। अगर कोई मेरे डिपार्टमेंट का घूसखोरी कर रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि तुम अभी वहाँ से निकलना नहीं, अभी वहीं पे छुपी रहो जब तक ये सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता। कहती कि ठीक है। वो फ़ोन रख देती है और फ़ोन रख देती है। वो कहती है उप्स, मॉम डैड के बारे में तो पूछना ही भूल गई। तब राघवेंद्र जी अपने घर पे मोहिनी जी के साथ बहुत परेशान होते हैं। आज का जो भी नाटक हुआ होता है उसे कहते हैं कि मोहिनी जी आपको क्या लगता है कि ये यश इतनी जल्दी चुप हो जाएगा। तो मोहिनी जी कहती हैं कि राघवेंद्र जी मुझे नहीं लगता, वो जिस तरह का इंसान है वो इतनी जल्दी से तो चुप नहीं होगा। उसके दिमाग में ज़रूर इसके बाद के लिए भी कोई प्लानिंग होगी। अभी के लिए मानसी के फादर ने आके तो उसको अंदर करवा दिया है,
मगर इतनी जल्दी वो हार मान जाए, ऐसा इंसान तो नहीं लगता। मोहिनी जी कहती हैं तो राघवेंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, अब दोबारा वो चेयरमैन की कुर्सी पे तो नहीं बैठ पाएगा। अब उसकी बहन का हाथ हो उसके पीछे या किसी का भी हो, खैर हमारी बेटी कहाँ है इस बात का हमें पता लगाना पड़ेगा। अचानक से ये गायब कहाँ हो गई, और कौन है उसके साथ, कौन लड़की है जिसकी वजह से आधारिका ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जो बेटी हमसे पूछ के हर काम करती थी, बिना पूछे आज इतना बड़ा काम करती है। राघवेंद्र जी आधारिका के इस व्यवहार पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अचानक से क्या हो गया है आधारिका को, और किसके लिए इतना सब कुछ वो कर रही है। तब तक उनके घर के कनेक्शन पे, जो उनका घर का केबल कनेक्शन, उनके घर का जो टेलीफोन होता है वो बजता है। घर के टेलीफोन अचानक से बजता है तो मोहिनी जी कहती हैं कि टेलीफोन पे किसने फ़ोन किया है। ज़्यादातर तो लोग हमारे फ़ोन पे फ़ोन कर लेते हैं। वो जाती हैं, फ़ोन उठाती हैं, कहती है हेलो। तो उधर से उनकी सास की आवाज़ आती है, कहती हैं कि कैसी हो बहू। तो कहते हैं कि माँ जी कैसी हैं आप, पैरी पौना। तो कहती हैं कि खुश रहो खुश रहो। मैं तो ये बताने के लिए फ़ोन की थी कि आधारिका घर आई हुई है। तो वो सुन के थोड़ा सा उनका दिल, आधारिका घर गई है। तो कहती है हाँ, वो एक लड़की को भी साथ लिए आई है, बहुत प्यारी बच्ची है। इतने थोड़े टाइम में कैसे हम सबके साथ 1-2 घंटे में घुल मिल गई, हमें तो समझ ही नहीं आया। 1-2 घंटे में कहें तो रात भर का समय काफ़ी होता है, मगर वो इतने रात भर के समय में उसने हमसे बस 2 ही घंटे तो बात की है, हम उस हिसाब से कह रहे हैं। जब मोहिनी जी ये बातें सुन रही होती है अपने सास के मुंह से, तो उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि आधारिका किसी को अपने घर लेके जा सकती है, क्योंकि आज तक वो देव के अलावा किसी को भी अपने घर लेके नहीं आई होती है। हर फ्रेंड को वो अपने घर से दूर रखी होती है, और दूर रखने का बस पर्पज़ इतना होता है कि वो किसी को भी अपने घर में अपनी फैमिली के करीब नहीं जाने देना चाहती। मगर ये कौन सी लड़की होती है जो बिना सोचे समझे आधारिका ने उसको अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लेकर चली गई होती है। फिर कहती कि ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, अगर लेके गई है तो अच्छी बात है, वो तो हमें बता के ही गई थी। और ऐसे बात कहते हुए, बातों को बनाते हुए फ़ोन कहते हैं कि ठीक है माँ जी, हम भी आते हैं। तो बहू कब आ रही हो। तो कहती है कि बस कल ही आ रहे हैं माँ जी। तो कहती हैं हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, तब तो पूरा परिवार इतने वक्त के बाद साथ रहेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत खुशी होगी। वो ये बातें कह के कहती हैं कि ठीक है माँ जी, मैं फ़ोन रखती हूँ और आपसे आने के बाद बात करती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बहू। अब इन सब का खाना हो चुका होता है, डिनर जो होता है वो हो चुका होता है। सुबह हो चुकी होती है, शाम भी ढल सुबह हो चुकी थी, शाम ढल चुकी होती है, शाम का खाना हो रहा होता है। इन्होंने जैसे तैसे अपने वक्त को अपने साथ मिला लिया होता है। एक शाम जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो उसके अगले दिन कहानी को अगले दिन पे शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन अचानक से आधारिका के माँ और पापा दरवाजे पे नॉक करते हैं। दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पे माँ पापा को देख के आधारिका का होश उड़ जाता है। ये क्या हुआ। अरे राघवेंद्र, बहू आ गए तुम दोनों। उसके माँ पापा दोनों कहते हुए आते हैं। वो दोनों पैर छूते हैं अपने माँ पापा का और कहते हैं कि हाँ बाबूजी, हाँ माँ, आ गए हम लोग। और राघवेंद्र जी बड़े गुस्से से आधारिका को देख रहे होते हैं। बस उनके गुस्से का पारा इतना गर्म होता है आधारिका को देख के कि बस सामने मिले और धर के एक रखते। मगर घर वालों के सामने इस तरीके से नहीं कर सकते थे, क्योंकि आधारिका क्या करके आई है पूरे घर वालों को बता के परेशान नहीं करना चाहते। थोड़ी देर घर पे बड़ा शोरगुल होता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही मोहिनी जी अपनी देवरानी से मिलती हैं, कहती हैं कि कैसी हो।
उनकी देवरानी जो होती कहती कि मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप तो बड़ी पतली लग रही हैं, अरे आप तो शहर जाके भूल ही गई हम सबको, आपको तो इतना भी नहीं याद आया कि इतने वक्त में एक बार चल के अपनी देवरानी से मिल लें। तो कहती कि अरे माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था। अरे जीजी ऐसे भी माफ़ी ना मांगे आप, हमें अच्छा नहीं लगता। चलिए आपका कमरा हम साफ़ करवा देते हैं और अभी आके आपसे मिलते हैं। सारे घर वाले मिलजुल लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने काम पे जुट जाते हैं। इसके माँ बाबूजी, मोहिनी और राघवेंद्र जी के माँ पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। राघवेंद्र जी अपने माँ और पापा को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। मोहिनी आधारिका का हाथ पकड़ती है और कमरे में लेके जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। राधा दरवाजे से बाहर होती है। मोहिनी जी कहती हैं कि तुमने ये क्या किया है आधारिका, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है। अगर तुम्हें अकल होती तो ये जो तुम वहाँ से करके यहाँ पे आई हो नहीं की होती। तो कहते कि पर माँ आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो कहते क्या सुनूं बेटा तुम्हारी बात मैं? तुम्हारे पापा कितने गुस्से में हैं, तुम्हें थोड़ा भी अंदाज़ा है? और तुम इतनी मैच्योर हो के तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो बेटा? तो कहती है माँ आप प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। तो कहती है अभी सुनने को रह क्या गया है? अगर पूरे घर वालों को पता चला कि तुमने क्या कांड करके तुम यहाँ पे आई हो तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? जो लोग हमसे नज़र झुका के बातें करते हैं वो हमसे नज़र उठा के बातें करेंगे। तुम्हें इतना भी अंदाज़ा है कि नहीं है, या तुम वो भी भूल गई हो? देखिए माँ प्लीज़ मेरी बात आप सुन लेंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो कहती है कि हाँ बोलो। वो सारी बातें विस्तार से बताने लगती है, सारी बातें बता रही होती है, मगर कुछ बातें वो रख लेती है, कुछ बातें वो नहीं बताती है। कहते कि अच्छा ऐसी बात है। उसके चेहरे पे एक तीखी मुस्कान आ जाती है मोहिनी जी के। और जब उनको पता चलता है कि जो मानसी है वो राधा नहीं है, जो राधा है वो मानसी नहीं है, दैट मीन्स कि मानसी नहीं है, वो राधा है जिसको ये मानसी बना के रखा हुआ था। तब उसको पूरा मामला समझ में आता है कि वो इतना बौखलाया हुआ क्यों था अचानक से मानसी के गायब होने से। और कहती कि अच्छा वो है कहाँ राधा? तो कहते कि माँ आपने तो उसको बाहर छोड़ दिया था, आप उस तो फिर वो दरवाज़ा खोलती हैं और सामने ही दरवाजे के बाहर ही थोड़ी दूरी पे राधा खड़ी होती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है राधा और मोहिनी जी की नज़रें टकराती हैं। मोहिनी जी जब राधा को देखती हैं तो उनको देख के मोहिनी जी जब राधा को देखती हैं तो मोहिनी जी के आंखों में अलग सी चमक उठ पड़ती है और वो उसको अपने पास बुलाती हैं। कहती है कि तुम राधा हो राइट? तो कहती है कि हाँ मैं राधा हूँ। तो अंदर आओ। वो अंदर बुलाते हैं, फिर से दरवाज़ा लगा देती हैं। तो कहती है कि तुम मतलब राधा हो? तो कहती है कि हाँ मैं राधा हूँ। तो मतलब तुम मानसी भी थी? तो कहती है कि हाँ मैं मानसी भी थी। तो पर तुम क्यों थी? जब ये सवाल पूछती हैं तो वो कंफ्यूज होके देखने लगती है इधर के। माँ आप क्या पूछ रही हैं, वो राधा ही है। यश ने उसको मानसी बना के रखा हुआ था, तो पर क्यों मानसी कहाँ है फिर? उसकी माँ का ये डायरेक्ट क्वेश्चन। कहते कि माँ उसने मानसी को मार दिया है। जब ये बात कहती है धारिका, और शायद अब वो राधा को भी मारने वाला था, इसलिए मुझे राधा की मदद करनी पड़ी। तो तब वो पूरा खेल समझ जाती है मोहिनी जी। तब उसको समझ में आता है कि ये मोहिनी मतलब मोहिनी के दिमाग में ये बातें समझ में आती हैं कि यश करना क्या चाह रहा था। अब वो पूरी बात समझ चुकी होती है। कहती है कि यश तुमने तो मैं तो सोच रही थी कि अभी तो तुम्हारे साथ छोटा मोटा कांड हुआ है, तुमने तो पूरा हादसा करके अपने साथ रखा हुआ है।
और अब ये बात किस तरह से मीडिया के सामने आएगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, और मैं तुम्हारे इन अच्छे खासे इमेज की वाट कैसे लगाऊंगी तुम्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं है। वो खुश होकर दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है और आराधा उसके तरफ चलते हुए आती है। पहले वो दरवाजे को बंद करती है और उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आधारिका की तरफ आती है। कहती है तुमने सारी बात क्यों बता दी? कहती है कहाँ सारी बात बताई है, अब मॉम बार बार पूछे जा रही तो मुझे बताना पड़ा कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों की। तो कहते कि ठीक है, पर कुछ होगा तो नहीं और यश को पता तो नहीं चलेगा? तो कहते कि नहीं पता चले यार, तुम कितना टेंशन लेती हो, इतना टेंशन मतलब। उसका हाथ पकड़ती है और तेजी से खींचती है, और जैसे ही वो तेजी से खींचती है वो बेड साइड बैठ जाती है और उसको अपने गोद में बैठा लेती है। जैसे ही वो अपने गोद में बैठाती है और कहती है कि अगर इतना टेंशन लोगी तो तुम्हारे माथे पे ना रिंकल्स आ जाएंगे, तुम्हारा जो स्किन है ना बुड्ढों की तरह दिखने लगेगा। तो कह- कहती कि सीरियसली तुम इस सिचुएशन में तुम मजाक कर रही हो? तो कहते कि नहीं, लगता है तुम्हें मैं तुमसे मजाक कर सकती हूँ? तो कहते कि मे बी। तो कहते क्या है यार राधा, तुम कुछ भी बोलती हो कि मे बी। कहते कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? तो कहते कि कुछ लोग अजीब लगे, कुछ लोग अच्छे लगे। तो कहते कि व्हाट? कहते कि हाँ, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। और कहते कि अच्छा, और क्या लगा? तो कहते कि और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब है। कहते कि अच्छा मेरा दिमाग ख़राब है, और कहते कि और तुम्हारे दिमाग के साथ साथ ना तुम्हारे अकल ना घुटनों में है। तो कहते कि अच्छा, और ये सारी बातें वो पूछे जा रही होती है, उससे बड़े प्यार से पूछे जा रही होती है। जब आधारिका इस तरह से उससे पूछे जा रहे थे उसको अपनी गोद में बैठा के, तो बिल्कुल भी दोनों को थोड़ा भी इस सिचुएशन में होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से अनकंफर्टेबल नहीं होते, बड़े कंफर्टेबली बैठ के बात कर रहे होते हैं। जैसे ही राधा को ये बात ध्यान आती है कि वो उसके गोद में ऐसे बैठ के उन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसका हाथ उसके कमर पे है और वो भी बहुत टाइटली उसको पकड़ी हुई है, तो इस बात का ध्यान होते जैसे ही आता है वो दोनों अलग से हो जाते हैं। तो जैसे ही अलग होते हैं थोड़ी देर उनके कमरे में खामोशी होती है, फिर उन खामोशी को तोड़ते हुए कहते कि "म, मैं मैं तो कहते कि तुम क्या बोलने वाली थी? राधा पूछती है। आधारिका बोलती है कि मुझे लगता ना कि डैड से भी मुझे मिल लेना चाहिए। तो उसके डैड जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है, दरवाजे पे उसके डैड होते हैं, अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद दरवाज़ा वो लॉक करते हैं और टर्न होते हैं। आधारिका को देख के वो हैरान हो जाते हैं, सॉरी राधा को देख के हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि ये, और अब आधारिका की तरफ देखते हैं और बहुत गुस्से से एकदम तिलमिला के, तुम ये क्या कर रही हो आधारिका? तुम्हारा दिमाग खराब है? और ये तो राजू की वाइफ है ना राधा, ये यहाँ पे क्या कर रही है? भाभी वो फिर कहता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ? तो कहती है डैड आप रिलैक्स हो जाइए, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज़ आप बैठ जाइए। वो जाती है अपने बेड के कॉर्नर पे जो जग होता है उससे पानी निकालती है और लाके अपने डैड के सामने रख देती है। कहती है डैड पानी पी लीजिए, आप बैठिए मैं आपको समझाती हूँ। वो स्टार्टिंग से सारी बातें समझाना स्टार्ट करती है, वहाँ से एक सीन काट देती है अपना, बस वो सीन बताती है जहाँ पे उसके साथ राधा के साथ गलत हुआ होता है और राजू ने उसके घर उसको छोड़ दिया होता है। उसके बाद से राधा सुसाइड के लिए, फिर ये सारी बात सुनने के बाद
राघवेंद्र जी कहते हैं कि पर राजू ने ऐसा सब कुछ क्यों किया? डैड वो मुझे कैसे पता हो सकता है? ये सवाल मुझसे कैसे कर सकते हो? मुझे भी जो पता है मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना। आप पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो। मतलब मैं इतनी भी खराब लड़की नहीं हूँ डैड, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ऐसे बोलते हुए क्योंकि थोड़े थोड़ा सा उनका गुस्सा कम हो चुका होता है, बट फिर भी उनका गुस्सा बिल्कुल पूरी तरह से मिटा नहीं होता है। कहते कि वैसे तुम यहाँ पे कब आई थी? तो कहते कि डैड मैं कल परसों शाम में। तो कहते हैं कि पहले डिसाइड कर लो कि तुम आई कब थी। कहते कि पर डैड क्या फ़र्क पड़ता है मैं कब आई थी? तो कहते हैं कि ठीक है, तुमने किसी की हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और उम्मीद है कि तुम्हारी मॉम तुमसे गुस्सा ना हो। तुमने मुझे मना लिया, बट तुम्हें अपनी मॉम के बारे में पता है ना, वो गुस्सा नहीं होती और गुस्सा हो जाती है तो मानती नहीं। नहीं डैड उनकी फ़िक्र मत करिए, वो खुश होकर गई हैं यहाँ से। ठीक है ना, खुश होकर गई मतलब कह रही कुछ नहीं, आप जाके मॉम से पूछ लो, जाओ जाओ आप जाओ जाओ। उनको धक्का देते हुए दरवाज़ा पर आती है और कहती कि डैड जाओ आप मॉम से बात कर लो। वो भगा देती है और राघवेंद्र जी मोहिनी जी के पास पहुंचते हैं। जैसे वो अपने कमरे में दाखिल होते हैं, मोहिनी जी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहते कि ये क्या सुन रहे हैं आप राघवेंद्र जी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे आपको कुछ बुरा लगे। तो कहते हैं अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आधारिका क्या बोल रही थी, आप उससे नाराज़ नहीं हैं? तो कहते हैं कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं क्या आपको पता है कि वो राधा तक तब तक मोहिनी जी हाँ बोल देती हैं। कहते हाँ मुझे सब पता है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए, मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझ में आ गई है। यश क्यों राधा को मांझी बना के रख रहा था? क्योंकि उसने मांझी का मर्डर कर दिया है और इस बात को कानो कान किसी को खबर नहीं होनी थी। अगर मार दिया है तो ऑब्वियसली कहीं छुपाया होगा, अगर उसको जिंदा कहीं रखा है तो ज़रूर कहीं तो उसकी कुछ तो चीज़ें छुपी होंगी और हमें वही ढूंढना है। इस यश का कुछ तो इलाज हमें करना पड़ेगा। कहते कि सही कह रही हैं मोहिनी जी। वो सारी बातों को किनारे करके राधा ने क्या किया, आधारिका ने क्या किया, वो सारी बातों को किनारे करके पूरी तरह से फोकस हो चुके होते हैं यश पे। यश के पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़े होते हैं दोनों, मोहिनी और राघवेंद्र जी। कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में अगर पार्टनर आपका आपकी सोच के अकॉर्डिंग मिल जाए, आपके तरह सोचने वाला मिल जाए, तो ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो जाती है। राघवेंद्र जी के साथ भी वही होता है। मोहिनी जी और राघवेंद्र जी दोनों एक तरह के सोचने वाले इंसान होते हैं। उन दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच होती है। वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और एक दूसरे के राज को राज ही बना के रखते हैं। अब यश का राज मोहिनी के हाथ लग चुका होता है। अब वो एक फ़ोन उठाती है, कॉल करती है, कहते कि हेलो, तुम्हें मैं एक काम सौंप रही हूँ, तुम मुझे हर एक छोटी छोटी डिटेल ला के दो, और वो भी किसी और के बारे में नहीं, यश के बारे में। भाई बिजनेस टाइकून, और हाँ उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो मुँह मांगी कीमत मिलेगी। ये कह के फ़ोन रख देती है और कहती है कि राघवेंद्र जी आपकी बेइज्जती का बदला मैंने भी ना लिया तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। वो एक मामूली सी औरत समझने का सबसे बड़ा भूल किया है। राघवेंद्र जी के चेहरे पे एक तीखी मुस्कान होती है और ये सोच रहे होते हैं कि अब तो मोहिनी तुम्हारे पीछे पड़ गई है यश, और तुम्हारी जिंदगी को किस तरह से नर्क बना देगी तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। कहते हैं कि औरतों से पंगा नहीं लेना चाहिए बेटा, महंगा पड़ जाता है कभी कभी। वो मन ही मन हंस रहे होते हैं।
और उनको यकीन होता है मोहिनी पे कि वो ऐसा कर सकती है। मोहिनी जी इतनी ज़्यादा एक्टिव कैसे हैं, ये सब बात आप सबके दिमाग में आई नहीं है। मोहिनी जी अपने टाइम की क्या है वो तो हम आगे चल के बताएंगे। राघवेंद्र जी काफ़ी खुश होते हैं, आधारिका और राधा पे कहानी को शिफ्ट करते हैं। आधारिका और राधा वो अपने कमरे में होते हैं। आधारिका बैठी हुई होती है, राधा के चेहरे पर साफ साफ टेंशन देखी जा चुकी होती है। राधा टेंशन में बोलती है कि आधारिका, क्या तुम्हारे पापा कहीं राजू को तो नहीं बता देंगे? तो कहती है कि नहीं यार, वो अभी पता है यश के पीछे पड़े हैं, उन दोनों का फोकस अभी यश है। और अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि राजू तक ये बात नहीं पहुँचेगी, और राजू अंकल हम तक पहुँचे उससे पहले हम मॉम डैड को अपनी तरफ कर चुके होंगे। और तुम इतने वक्त से तुम अपने हस्बैंड के साथ अलग हो, तो थोड़ा टाइम और, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे, अभी तो तुम 2 साल से मतलब समथिंग 1 डेढ़ साल से अलग ही हो, और तुम्हें 3 साढ़े 3 साल तक अलग रहना है, चुप के रहना है। और अल्टीमेटली जब 5 साल तक अगर कोई पति पत्नी कांटेक्ट में नहीं रहता है और उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहता है, तो वो अल्टीमेटली डाइवोर्स के स्टेजेस पे पहुंच चुके होते हैं। वो ना चाहते हुए भी वो अलग हो जाते हैं कानून के अकॉर्डिंग। कहते कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि 3.5 साल तक ये बात दबी रह सकती है? तो कहते क्यों नहीं, ऑफ कोर्स दबी रह सकती है। और बड़े नोटी वे में उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए जब बढ़ रही होती है, और राधा खड़ी होती है, राधा खड़ी होती है तो कहती है कि तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों आ रही हो? तो कहती है कि और वैसे भी अब तुम इतना सब कुछ पूछ रही हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है राधा कि तुम मेरे लिए कुछ करो। बोलो, सही बोल रही हूँ ना मैं? तो ये सारी बातें राधा के दिमाग में नहीं जा रही है, लेकिन तुम अचानक से ऐसे कैसे बदल सकती हो? तो कहती कि मैं बस मुंह से बदल सकती हूँ, और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं बदल चुकी हूँ। जैसे जैसे राधा की तरफ कदम बढ़ रहे होते, राधा के कदम पीछे हो रहे होते हैं, पीछे होते होते वो वॉल से लग चुकी होती है, और अब दोनों हाथों से उसको घेर लेती है और कहती है अब कहाँ जाओगी मिस राधा? तो कहते कि तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तो कहते कि मेरी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्या कर लोगी? तो कहते कि पर तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती हो। तो कहते कि मैं तुमसे किस किस तरह से बात कर सकती हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मेरी जान। तो कहते कि एक तो पहले तुम मेरी जान कहना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कहती है कि ओके ठीक है, नहीं बोलती। तो क्या बोलूँ? डियर, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, बेबी, सोना, बाबू? तो कहते कुछ भी मत बोलो, अपना चुप, मुंह बंद, एकदम बंद चुप। तो कहते कि अच्छा पहले चुप रहूं या बंद रखूं? तो कहती है कि मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो तुम? तो कहती है कि तुम मेरा दिमाग पहले बहुत खराब की हो, अब मेरी बारी है। वो हंसते हुए राधा को परेशान कर रही होती है, और राधा परेशान हो भी रही होती है, क्योंकि जिस तरह से वो झल्ला रही होती है उससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि आधारिका उसके इतने करीब खड़ी होती है, उसकी वजह से उसको घबराहट हो रही होती है, उसका गला सूख रहा होता है, और वो ये चाहती है कि राधिका से मतलब राधा से आधारिका दूर रहे। पर आधारिका उसके इतने करीब होती है कि वो दोनों की सांसें उनकी सांसों से टकरा रही होती हैं, और इतना करीब होने के बाद जब उसे इतना सेड्यूसिंग वे में उससे जब पूछ रही होती है, और उसके लब को बार बार देख रही होती है, उसकी नज़रें उसके लब पे बार बार टिक रही होती हैं, और बस उसके मन में ये ख्याल आ रहा होता है कि कितने सेक्सी लिप्स हैं। और कहते कि वैसे राधा तुम्हें पता है?
तो कहती कि क्या, तो ये तुम पे ये जो लिप पे जो तुमने लिपस्टिक का जो कलर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहते कि जैसे कि पहली बार तुम देख रही हो, तो थोड़ा और करीब आगे कहते कि नहीं, पहले भी देखा है, मगर इतने करीब से पहली बार देखा है। तो कहती कि व्हाट, कहना क्या चाह रही हो। तो कहती कि मैं कुछ नहीं, बस मैं तो देख के बता रही हूँ। इस तरह से इतना ज़्यादा उसके करीब आने के बाद उससे इस तरह से जब बात कर रही होती है, राधा का गला बिल्कुल सूख चुका होता है। अपने गले का घूंट उतारते हुए कहते कि देखो आराध्या, सॉरी आधारिका, तुम थोड़ा सा दूर रहो मुझसे, ठीक है। वो बीच में अपने हाथ को लाते हुए कहती प्लीज़ थोड़ा दूर। तो कहती क्यों नहीं रहूँगी, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर रहूँगी और तुम्हें दूर होने भी दूँगी। अब तुम्हें जितना भी दूर रहना था ना, तुम रह चुकी हो। अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती और मैं तुमसे दूर रहूँ, ये हो नहीं सकता। वो तुमने सुना है ना डायलॉग कि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूलने की कोशिश करो, मैं ये होने नहीं दूंगी। यार डायलॉग तो सही से बोल लिया करो आधारिका, फिर यार डायलॉग को मारो गोली, ध्यान मुझ पे शिफ्ट करो, मुझे देखो, मुझ पे ध्यान दो। तो कहते कि तुम में ध्यान देने लायक है क्या कि जो तुम पे ध्यान दूं मैं। तो कहते कि यार तुम पूरी तरह से मेरी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती हो ना राधा। तो कहते कि इस तरह से बातें करती रहोगी तो इस सिचुएशन में अगर कोई इस रूम में आ गया ना, तो उसको यही लगे कि हम कुछ, जब हम कुछ कहने वाली होती है राधा, तब तक कहते कि क्या हम कुछ, आधारिका दोबारा उस बात को पूछती है, कहते कि क्या हम कुछ राधा। तो कहते कि हम, वो अपनी नज़रें नीचे झुका के इधर उधर नज़रें करते, कहते कि वो हम तो कहते कि क्या हम इसके आगे भी बढ़ोगी कि हम पे ही अटकी रहोगी। तो कहते कि नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम अ, हम थोड़ा सा और करीब आने के बाद उसके एकदम होठों के करीब आने के बाद कहती थी क्या हम, बोलो। जब वो इतना करीब आके पूछती है तो राधा की सांसें और तेज हो जाती हैं, और उसकी गहरी सांसें जब टकरा रही होती हैं उन दोनों से, और उन दोनों की आंखें एक दूसरे में अचानक से खो रही होती हैं, इस सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं वो जब महसूस हो रहा होता है, उनकी फीलिंग्स उनके दिल से कूद कूद के बाहर जब आ रही होती हैं। जो आधारिका होती है वो देखती है कि अलग सा ही कशिश है राधा की आंखों में। वो उस मोहब्बत के लिए जो सालों से तरस रही होती है, वो अचानक से उसके सामने होती है, और उसको देख के जिस तरह से उसको खुशी हो रही होती है, अभी जिस तरह से उसकी आंखों में वो खो रही होती है, अपने दिल के ऊपर से काबू खो रही होती है, इन सब बातों से उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। बस वो सोच रही होती है कि ये समय कभी ना जाए, बस यूं ही यहीं पे ठहर जाए। आधारिका बस इतना ही चाह रही होती है, राधा के इतने करीब खड़े होने के बाद उस दुनिया के सुकून का एहसास हो रहा होता है कि जब प्यार आपके पास इतना करीब और पास से आप महसूस करती हो, तो किस तरह की खुशी आपको मिलती है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगी। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना।